हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड यूजेस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर परक्लोरोमीथेन भी आप उसे कह सकते हैं। पीछे के वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को कि अपने दोस्त भाई की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा जोक पेश कर देता हूँ, साथ साथ एक जीके का क्वेश्चन भी हो जाएगा, आपका ध्यान से सुनना है। भारत में भूखमरी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। भारत में क्या बढ़ती जा रही है? भूखमरी, सही है। जिसे नापने के लिए एक इंडेक्स होता है दैट इज कॉल्ड हंगर इंडेक्स। तो आप देख सकते हो कि भारत का कौन सा स्थान है हंगर इंडेक्स में। लगभग 125 में से 111वां स्थान है भारत का हंगर इंडेक्स के अंदर। अब वो हंगर इंडेक्स क्यों बढ़ता हुआ जा रहा है, वो इस जोक से समझना है, ध्यान से सुनो। भूखमरी में भारत का 111वां स्थान है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा बाबू खाना नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। इस कारण की वजह से भारत में लगातार भूखमरी बढ़ती हुई जा रही है। इसीलिए भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 111वां स्थान। तो उम्मीद करता हूँ आप उस भूखमरी का शिकार नहीं होंगे इन लाइनों के माध्यम से। चलते हैं वीडियो सेक्शन की तरफ। दैट इज कॉल्ड यूजेस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड या परक्लोरोमीथेन। देखो, सबसे पहले आपको पता है CCl4 एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह यूज हो सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो पहला यूज यही लिख देते हैं, इट इज यूज्ड एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किसकी तरह यूज किया जा सकता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह आप इसे क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। तो इट इज यूज्ड एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दूसरा, सॉल्वेंट यूज होता है, कहाँ यूज होता है? ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह तो यूज हो गई। कुछ एक इसके सॉल्वेंट के यूजेस दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। तो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज होती है, फार्मास्यूटिकल मीन्स जहां दवाइयां बनती है, मेडिसिनल पर्पस के लिए कंपनी खोली जाती है, डेट इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल। जहां मेडिसिन बनती हैं वहां भी ये सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। किसमें? फार्मास्यूटिकल शॉप्स के अंदर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर। तो ये कहां यूज होगा? इट इज यूज्ड as a solvent in, या फिर it is used to manufacture मतलब बनाने के लिए, सही। it is used as a solvent to manufacture pharmaceuticals, सही। तो जहां मेडिसिन बनती है वहां भी ये किसका यूज करता है? किसकी तरह यूज हो सकता है? एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर ये सॉल्वेंट की तरह क्या कर सकता है? यूज हो सकता है। तो इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट टू मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स की फॉर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हो? CCl4 का यूज कर सकते हो। मेडिसिनल पर्पज में भी CCl4 क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तीसरा, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपकी जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं जिसे आप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, उनके अंदर भी CCl4 का कंपोनेंट जो है वो यूज किया जाता है आग बुझाने के लिए। किस नाम से यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर? अंडर द नेम ऑफ पायरीन। किस नाम से यूज होगा उसके अंदर? पायरीन के नाम से। तो ये कहां यूज हो सकता है? इट इज यूज्ड इन, यूजेस बताने हैं, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है उसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। किस नाम से यूज होगा उसके अंदर? अंडर द नेम ऑफ, इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अंडर द नेम ऑफ पायरीन। जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है उसके ऊपर जब आप कंपोजिशन देखोगे कि कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं जो आग बुझाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वहां कहीं ना कहीं आपको एक शब्द देखने को मिल जाएगा दैट इज कॉल्ड पायरीन। पायरीन वो कंपोनेंट है जो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज होता है, क्या बुझाने के लिए? आग बुझाने के लिए। उस पायरीन को किस नाम से जाना जाता है? हम किस नाम से जान सकते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर CCl4 को ही किस नाम से ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है? पायरीन के नाम से। और वो उसके अंदर यूज होता है किस लिए? आग बुझाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीजें क्लियर हो रही होंगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आगे और दिखाता हूं कहां यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड, देखो CCl4 जो है, आपने रिएक्शन की होगी, रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, याद करो
जब CCl4 की इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स के साथ रिएक्शन की थी तो प्रोडक्ट बना था CCl2F2, जिसे हमने क्लोरोफ्लोरो क्या कहा था, कार्बन कहा था। तो क्या कह सकता हूं, इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में भी क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड, फॉर्मेशन की जगह प्रिपरेशन लिख लो, अच्छा शब्द रहेगा। इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसके माध्यम से बनाए जा सकते हैं। इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज, हमने क्या बनाया था, क्लोरोफॉर्म बनाया था, सही है भाई। इसके माध्यम से आप क्या बना सकते हो, क्लोरोफॉर्म बना सकते हो। याद करो, जैसे हमने CCl4 की क्या करवा दी थी, रिडक्शन करवा दी थी। क्या करवा दी थी CCl4 की, आपको ध्यान हो, रिडक्शन करवा दी थी, सही है। क्या करवा दी थी, CCl4 की रिडक्शन करवा दी थी। जब सिस्टम क्या रखा था, आयरन वाटर सिस्टम रखा था, तो फॉर्म बन गई थी CHCl3। तो मैं कह सकता हूँ दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसके माध्यम से बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने किसकी प्रिपरेशन की थी, क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन की थी। उसके बाद हमने क्या बनाए थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी बनाए थे इसके माध्यम से, सही है। तो CFCs भी बना सकते हो आप इसके माध्यम से। तो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में भी क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है भाई, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। याद हो आपको, तो CCl4 यूज किया था हमने किसके साथ, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ, सही है। कौन सा फ्लोराइड था, इनऑर्गेनिक, सही है। किसकी मौजूदगी में, क्या तो SbCl5 था, क्या तो SbCl5 या SbF5 के साथ प्रोडक्ट क्या बना दिया था, CCl2F2 बना दिया था प्लस SbCl3। और CCl2F2 को ही क्या कहते हैं, CFCs कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो किसके लिए भी यूज किया जा सकता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रिपरेशन के लिए। दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए भी आप किसका यूज कर सकते हो, CCl4 का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पता होनी चाहिए। पांचवा जो इसका इंपॉर्टेंट यूज है वो है, जैसे घरेलू यूज कह सकते हो आप उसे, सही है। इंडस्ट्री के अंदर भी यूज किया जाता है और घर में भी यूज किया जाता है। एक एजेंट होता है दैट इज कॉल्ड डीग्रीसिंग एजेंट। जैसे डीग्रीसिंग एजेंट मतलब कोई भी ऑयल स्टेन, कोई भी ऑयल का धब्बा जो है वो आपकी मान लो शर्ट पे गिर जाता है या फिर कोई ग्रीस लग जाती है, तो CCl4 वो लिक्विड होता है जो उस दाग धब्बे को, उस ग्रीस को हटाने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ऐसे एजेंट्स को आप क्या कह सकते हो, डीग्रीसिंग एजेंट कह सकते हो। तो CCl4 जो है वो कहां यूज किया जा सकता है, CCl4 इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग फ्लूइड, सही है। क्लीनिंग फ्लूइड की तरह आप इसे यूज कर सकते हो। इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग फ्लूइड, किसमें, उद्योग में। भाई इंडस्ट्री के अंदर आप क्या करते हो, किसी भी चीज की साफ सफाई करनी है, सही है, उद्योग के अंदर। तो आप मान लो कोई स्टेन हो गया उद्योग के अंदर, कोई कपड़ा खराब हो गया, तो आप इसे क्लीनिंग फ्लूइड की तरह उस उद्योग में यूज कर सकते हो। तो इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग फ्लूइड इन इंडस्ट्री एंड ऑल्सो यूज्ड, और इसे आप और किस तरीके से भी यूज कर सकते हो, एक साथ ही लिख रहा हूं इसको, एंड ऑल्सो यूज्ड एज ए डीग्रीसिंग एजेंट, सही है। और इससे किस तरीके से यूज किया जा सकता है, क्या तो क्लीनिंग फ्लूइड की तरह यूज किया जा सकता है इंडस्ट्री के अंदर, या फिर इसे आप डीग्रीसिंग एजेंट की तरह क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एंड ऑल्सो यूज्ड एज ए डीग्रीसिंग एजेंट टू रिमूव oily stain from clothes, सही है। तो CCl4 की आपको पीछे फिजिकल स्टेट पढ़ाई थी, लिक्विड होता है, तो इसे आप किसकी तरह यूज कर सकते हो, डीग्रीसिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हो। कहीं भी आपका मान लो क्या गिर गया, कोई स्टेन गिर गया, तो उस स्टेन को ठीक करने के लिए आप किसकी सहायता ले सकते हो, CCl4 की सहायता ले सकते हो। तो इसके अच्छे खासे क्या है मेरे भाई, यूजेस हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, सही है। ऐसा ना हो कि भाई आपको पता ना हो इन चीजों के बारे में, ठीक है।
तो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज किया जा सकता है, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में यूज किया जा सकता है, इंडस्ट्री के अंदर क्लीनिंग लिक्विड या क्लीनिंग फ्लूइड की तरह यूज किया जा सकता है, इंडस्ट्री के अंदर क्लीनिंग फ्लूइड की तरह यूज किया जा सकता है, या फिर डिग्रीसिंग एजेंट की तरह यूज किया जा सकता है ऑयली स्टेन्स को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीजें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब चुटकुला सुनो, सही, छोटा सा सेक्शन है तो साथ साथ चुटकुले सुनते हुए चलो। आपने शराबी लोग देखे होंगे, सही है, जब वो शराब पी लेते हैं तो देख लो उनकी कल्पनाएं किस हद तक पहुंच जाती है, कितने मासूम होते हैं जो शराब पीते हैं जो लोग, देखो बड़े ही मासूम होते हैं। रात को दो शराबियों ने तालाब में चांद की परछाई देखी, पहला बोला भाई ये क्या है, दूसरा बोला ये चांद है। पहला बोला खैर चल भाई, हम मजाक मजाक में चांद तक आ गए। सही है, तो देख सकते हो बेचारे जो शराब पीने वाले व्यक्ति होते हैं वो कितने मासूम होते हैं। सही है, तो चांद की परछाई को देखकर ये अनुमान लगा रहे हैं कि कहां पहुंच गए चांद पर। इसीलिए भारत जो है कह सकते हो अमेरिका जापान से भी पहले चांद पर पहुंच चुका था इन लोगों की वजह से। सही है, तो यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब यूजेस के साथ जब किसी के इतने फायदे होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, नुकसान भी होते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रेजिक इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट। सही है, तो कुछ ना कुछ उसके क्या मिलेंगे, नुकसान भी नजर आएंगे मेरे भाई आपको। तो शुरू करते हैं इनके नुकसान। सही है, हर व्यक्ति का भी कुछ ना कुछ नुकसान है, कुछ ना कुछ फायदा भी है। देखो टॉक्सिक इफेक्ट्स, यूजेस बात कर लिए तो टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ CCl4। ठीक है, देखो मान लेता हूं CCl4 जो है आपका एक लिक्विड है। सही है, पहले समझा देता हूं फिर लिख पाएंगे इनके बारे में। CCl4 जो लिक्विड है, अगर मान लो इसको आप गर्म करना शुरू करो, जब गर्म करना शुरू करोगे तो इस CCl4 की वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे ही वो वेपर्स आपके शरीर के संपर्क में आएंगी, अब समझो अगर आप CCl4 के लंबे समय तक संपर्क में रहे, अच्छे खासी कंसंट्रेशन मान लो आपके शरीर के अंदर पेनिट्रेट करके अंदर घुस गए, तो उसकी वजह से आप बेहोश हो सकते हो और आपकी मौत भी हो सकती है। फेटल होता है, लीथल होता है, मौत करवा सकता है। और मान लो दूसरा केस ये हो सकता है, अगर लो कंसंट्रेशन के संपर्क में आए तो बस ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप चक्कर खाकर गिर जाओगे, नोजिया हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, इससे ज्यादा और कुछ होगा भी नहीं। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, लीवर कैंसर करवा सकता है ये ह्यूमन बीइंग के अंदर। ये सबसे खतरनाक काम है, ये कार्सिनोजेनिक होता है, पीछे भी सिखाया था। कार्सिनोजेनिक कंपोनेंट वो होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कैंसर, जो कैंसर करवा सकते हैं। तो ये मेजरली लीवर को इफेक्ट कर सकता है। दूसरा, अगर CCl4 के संपर्क में मौत कैसे हो जाती है वो समझो। CCl4 के संपर्क में अगर आप लंबे समय तक रहे तो CCl4 के जो वेपर्स हैं वो आपकी हार्ट बीट, जो दिल की धड़कनें हैं, उन्हें इरेगुलर कर देते हैं। कैसे, हार्ट बीट जो होती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है लव एंड डब, ये आप सभी जानते हो। एक रेगुलर हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड लव डब लव डब। अब उस हार्ट बीट को क्या कर दे, इरेगुलर कर दे। सही है भाई, हार्ट बीट को क्या कर दे, डिसरप्ट कर दे किसी भी तरीके से, जब लंबे समय तक इस केमिकल के संपर्क में रहोगे। और जब आपका मेन बॉडी जो है वो किससे ऑपरेट की जाती है, दिल से ऑपरेट की जाती है, हार्ट से ऑपरेट की जाती है। अगर उसी को आपने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो आपकी जितनी भी अदर एक्टिविटीज हैं वो क्या कर जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगी। जैसे ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो ब्लड के साथ क्या कर जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचेगी, ब्लड सप्लाई ढंग से नहीं पहुंचेगी, तो हार्ट को डिस्टर्ब करने की वजह से बहुत सारी चीजें क्या कर जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है सबके साथ परेशानी करें लेकिन दिल के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। समझो, वो इसी कारण से है। देखो अगर सबसे पहले मैं बात करूं लो कंसंट्रेशन के ऊपर, एट लो कंसंट्रेशन, सही है, एट लो कंसंट्रेशन ऑफ CCl4 it will produce nausea, vomiting and stupor। सही है, स्टूपर मतलब होता है लेजीनेस। क्या प्रोड्यूस कर सकता है,
लेजीनेस प्रोड्यूस कर सकता है। CCl4 जो है वो नोजिया, वोमिटिंग या फिर लेजीनेस क्रिएट करवा सकता है, या फिर डिजीनेस भी क्रिएट करवा सकता है। सही, डिजीनेस। दूसरा, एक्सपोजर ऑफ CCl4 एट हाई कंसंट्रेशन। अगर CCl4 के संपर्क में आप ज्यादा समय तक रहे, एक्सपोजर ऑफ CCl4 एट हाई कंसंट्रेशन causes unconsciousness or sometimes may leads to death। सही है, हो सकता है अगर व्यक्ति लंबे समय तक किसके संपर्क में रहा, CCl4 के, तो हो सकता है वो पहले तो बेहोश हो जाए, और ज्यादा ही लंबे समय तक रह गया तो हो सकता है उसकी क्या हो जाए, मौत हो जाए, मृत्यु हो जाए। तो इस तरीके से ये क्या होता है, खतरनाक होता है। तीसरा, अभी भी बताया था ये क्या करवा सकता है, इट इज ऑल्सो कार्सिनोजेनिक इन नेचर। सही है, कार्सिनोजेनिक उन्हें कहा जाता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कैंसर, दैट इज मेनली कॉज लीवर कैंसर इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की अगर बात की जाए तो मेजरली कौन सा कैंसर करवा सकता है, लीवर कैंसर करवा सकता है। कार्सिनोजेनिक उन्हें कहा जाता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कैंसर, जो शरीर में कैंसर पैदा करने के लिए जिम्मेवार हों, उन्हें आप कंपोनेंट को क्या कह सकते हो, कार्सिनोजेनिक कह सकते हो। तो इट इज ऑल्सो कार्सिनोजेनिक इन नेचर, दैट इज मेनली कॉज लीवर कैंसर इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर मुख्य रूप से लीवर कैंसर के क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। सही है, इसके बाद ध्यान से सुनो भाई, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चौथा, अगर मान लो आप CCl4 के वेपर्स के संपर्क में आ गए, एक्सपोजर टू या फिर ऑफ कर लो, एक्सपोजर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक्सपोजर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड वेपर्स। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड के वेपर्स के संपर्क में आप आ गए, एक्सपोजर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड वेपर्स, एक्सपोजर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड वेपर्स cause irregular सही है, cause या फिर क्रिएट इरेगुलर हार्ट बीटिंग इन ह्यूमन बीइंग। सही है, अगर ह्यूमन जो है वो लंबे समय तक संपर्क में आ गया किसके, CCl4 के वेपर्स के, तो CCl4 के जो वेपर्स है वो हार्ट बीट को इरेगुलर कर देते हैं। एक्सपोजर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड वेपर्स कोज इरेगुलर हार्ट बीटिंग इन ह्यूमन बीइंग and this will leads to death। कह सकता हूं हार्ट बीट ही इरेगुलर हो जाएगी तो हो सकता है उस व्यक्ति की क्या हो जाए, मौत हो जाए। दूसरा, इसी में लिख रहा हूं, CCl4 वेपर्स also cause इरिटेशन मतलब चिड़चिड़ाहट। सही है, चिड़चिड़ापन प्रोड्यूस कर देते हैं। CCl4 वेपर्स also cause irritation in eyes। ध्यान रखना है, आंखों के अंदर अगर ये वेपर्स चले गए, सही है, आंखों के संपर्क में अगर ये वेपर्स आ गए तो आंखों के अंदर इरिटेशन, झुंझलाहटपन पैदा कर देता है। कई बार आप आंखें से रब करना शुरू कर देते हैं, सही है, दर्द होना शुरू हो जाता है आंखों के अंदर, इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, तो आंखों के अंदर इरिटेशन कर देता है। अगर आप इसके संपर्क में आ गए तो आपके दिल की जो धड़कनें हैं उसे इरेगुलर कर सकता है।
लो कंसंट्रेशन पे संपर्क में आ गए तो आपको बेहोश कर सकता है, ज्यादा कंसंट्रेशन के संपर्क में आ गए तो बेहोश तो करेगा ही, साथ साथ मृत्यु का भी प्रमाण पत्र आपके हाथ में दे देगा। और कार्सिनोजेनिक तो भाई साहब है ही, सही है, रिस्पॉन्सिबल है कैंसर करने के लिए। अगला जो है डेट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल इफेक्ट, ये वो दिखा देते हैं भाई। ये तो ह्यूमन थिंग्स के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में हो गई कि किस तरीके से भाई मानव प्रणाली जो है उसको प्रभावित कर सकता है, प्राणियों को प्रभावित कर सकता है। अब ये इन्वायरमेंट को किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है, डेट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, सही है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये इन्वायरमेंटल को भी क्या कर सकता है, इन्वायरमेंट को भी क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो जब आप CCl4 को रिलीज कर दो किसके, एयर के अंदर या इन्वायरमेंट के अंदर, व्हेन CCl4 इज रिलीज्ड इन एयर, सही है। जब आप इसे किसमें रिलीज कर दें, एयर के अंदर रिलीज कर दें, व्हेन CCl4 इज रिलीज्ड इन एयर, it will reach in upper atmosphere, सही, ऊपर के एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा। it will reach in upper atmosphere, it will reach in upper atmosphere and affects ओजोन लेयर। अगर आपने CCl4 को इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया तो ये ऊपर का जो वातावरण है, आपने अलग अलग स्फीयर्स पढ़े होंगे, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर क्या मौजूद होती है, ओजोन लेयर होती है। तो जैसे ही CCl4 यहाँ से रिलीज होगा वेपर्स की फॉर्म में, वो किसके संपर्क में आएगा, ओजोन लेयर के संपर्क में आएगा। और जैसे ही CCl4 ओजोन लेयर के संपर्क में आएगा, ये ओजोन लेयर का विखंडन करना शुरू कर देता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करना शुरू कर देता है। और उस ओजोन लेयर के अंदर डिप्लीट होने की वजह से थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर का पतला होना ही क्या कहलाता है, उसका डिप्लीशन कहलाता है। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड ओजोन होल। और उस होल से आसानी से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो सारी की सारी धरती पे पहुंचेंगे। और जैसे ही व्यक्ति उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के संपर्क में पहुंचेगा, उसकी वजह से उसके स्किन के ऊपर एक कैंसर हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड स्किन कैंसर। और उसकी आंखों को भी ये क्या कर सकती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रभावित कर सकती हैं। तो CCl4 जो इन्वायरमेंट में रिलीज हुआ है वो डायरेक्टली किसको इफेक्ट करेगा, ओजोन लेयर को, इन अपर एटमॉस्फेयर एंड इफेक्ट्स ओजोन लेयर एंड कोज ओजोन डिप्लीशन, सही है। ओजोन लेयर के संपर्क में आएगा, डिप्लीशन, और क्या करवाएगा, ओजोन की डिप्लीशन करवाएगा। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का पतला होना, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का पतला होना क्या कहलाता है, इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन, सही है। एंड क्रिएट ओजोन होल, सही है, एक होल क्रिएट कर देगा। ओजोन जो लेयर है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएगी। और ओजोन लेयर की डिप्लीशन क्या कहलाती है, ओजोन डिप्लीशन कहलाती है। और उस डिप्लीशन की वजह से लेयर के ऊपर एक छेद बन जाएगा। उस छेद को आप किस नाम से न जान सकते हो, ओजोन होल की वजह के नाम से जान सकते हो, सही है। जब ओजोन के अंदर डिप्लीशन हो जाएगी ड्यू टू दिस depletion in ozone layer, due to this depletion in ozone layer O3, ओजोन को O3 कहा जाता है, due to this depletion in ozone layer it will due to depletion in ozone layer it will directly send अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओजोन लेयर के अंदर डिप्लीशन होने की वजह से, ड्यू टू दिस डिप्लीशन इन ओजोन लेयर इट विल डायरेक्टली सेंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन अर्थ सरफेस व्हेन, जब ह्यूमन बीइंग के संपर्क में आएगा, व्हेन ह्यूमन बीइंग
when human being comes in contacts with when human being comes in contact with किसके comes in contact with UV radiation, it will cause skin cancer, and also affect eyes. आंखों को भी क्या करता हुआ नजर आएगा, प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। जैसे ही आपने CCl4 को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। जैसे ही आपने CCl4 को क्या किया, रिलीज किया, जैसे ही वो रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद वो आपके एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा। एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है, ओजोन लेयर मौजूद है। अब जैसे ही वो ओजोन लेयर के संपर्क में आएगा तो ओजोन लेयर के अंदर होल बनाना शुरू कर देगा। ओजोन जो परत है उसको कमजोर करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, जिसे आप ओजोन होल कह सकते हो। उस होल के अंदर से डायरेक्टली, मान लेता हूं, देखो एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपका क्या रहा होगा, ओजोन लेयर रही होगी, सही है। समझो, मान लेता हूं ये ऐसे, ये एक ओजोन लेयर है, सही है। इधर आपका सूर्य की किरणें रही होंगी, ये ओजोन लेयर है, सही है। अब जैसे ही CCl4 इसके संपर्क में आएगा, CCl4 इसके किस में आएगा, संपर्क में, तो ये ओजोन लेयर जो है उसको धीरे 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 क्या करना शुरू कर देगा, पतला करना शुरू कर देगा। पतला होने की वजह से अब ये जो रेडिएशन है वो डायरेक्टली कहां पहुंचेंगी, अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंचेंगी। कहां पहुंचेंगी, अर्थ सरफेस के ऊपर। और अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी ह्यूमन बीइंग होगा वो डायरेक्टली इनके संपर्क में आएगा। मान लेता हूं ये वो ह्यूमन बीइंग रहा होगा, और जैसे इसके ह्यूमन बीइंग के संपर्क में आएगा, ये ह्यूमन बीइंग है, जैसे ही इसके संपर्क में आएगा, इसको क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, अलग अलग प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो ओजोन लेयर के अंदर डिप्लीशन होना क्या कहलाता है, ओजोन डिप्लीशन कहलाता है, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। होल क्रिएट होगा, होल क्रिएट होने की वजह से ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्टली धरती पे उतरेंगे और स्किन कैंसर करवाती हुई नजर आएंगे। अब क्वेश्चन ये कि CCl4 ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ओजोन लेयर क्या हो गई, डिप्लीट। देखो CCl4 जिम्मेवार होता है क्या, प्रिपेयर करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनडायरेक्टली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन लेयर को धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देते हैं, वो भी डिप्लीट करना शुरू कर देते हैं। मैकेनिज्म के साथ दिखाएंगे जब हम किसकी प्रिपरेशन करते हुए नजर आएंगे, फ्रियोन्स की प्रिपरेशन करते हुए नजर आएंगे। तो CCl4 को जैसे ही आप इन्वायरमेंट में रिलीज करोगे वो ओजोन लेयर के संपर्क में आएगा, ओजोन लेयर को पतला करना शुरू कर देगा, उसके अंदर एक होल क्रिएट कर देगा। उस होल के अंदर से जो रोशनी है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की डायरेक्टली पहुंचना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से हो सकता है व्यक्ति संपर्क में आ जाए और उसको क्या हो जाए, कैंसर हो जाए, सही है। और वो भी कौन सा, स्किन कैंसर। ठीक है भाई, ध्यान से देख लो इन चीजों को। जाने से पहले छोटा सा चुटकुला सुन लो, ध्यान से सुनो। आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ते हो, हिंदी में उसे भूगोल कहा जाता है, सही है। तो ज्योग्राफी की जो मैडम है वो देखो आजकल जो सरकारी मैडम